हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है भारत एवं विश्व। इस बुक के कंप्लीट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर इस वीडियो में होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, जिसने इतिहास के जो है क्वेश्चन आंसर चैप्टर को नहीं समझा है, मतलब बेसिकली तो बात यह है कि भाई आपको टेक्सुअल क्वेश्चंस कम से कम आने चाहिए। अगर टेक्सुअल क्वेश्चन कर रहे हो सफिशिएंट है, वो उनसे बाहर मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा उम्मीदें नहीं है बाहर के एडिशनल क्वेश्चन से कि वो बाहर से कुछ नया क्वेश्चन बना के तुमको चिपकाएंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन लाने होते हैं। और अब की बार नई किताब है तो ऐसा नहीं होगा कि बाहर से देंगे, वो ज़्यादातर चांसेस है टेक्सुअल्स में से करेंगे। टेक्सुअल्स को पढ़ लेना। अब यहाँ पे टेक्सुअल्स भी बहुत सारे हैं, फिर देख के डर लग जाता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी बुक के एनालिसिस है यहाँ पे। मेरे जो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने इतने सारे पेपर एनालाइज करे, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में, उसके बिहाफ पे ही आपके लिए मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। पूरी बुक से टॉप 50 क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। और जो जरूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए लिंक्स होंगे ना, जैसे प्लेलिस्ट का लिंक होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के देखने हैं, आपको इतिहास की वीडियोस देखनी है, मतलब चैप्टर समझना है या क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू, सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना। अब की बार एमसीक्यूज जो आएंगे ना, वो मैंने बना रखे हैं एमसीक्यूज, अब सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज बना रखे हैं मैंने। इतिहास वाली जो प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएंगे आपको, हर एक चैप्टर के वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे। वीडियोज भी बना रखे हैं और लिख भी रखा है सारा कुछ cclchapter.com पे, तो इस वेबसाइट से आप चेकआउट कर लेना। आपका जो है प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस के लिए आंसर साइड कर रखे हैं, आंसर्स पे क्लिक करोगे आंसर दिखेगा, नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा। तो ऐसा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए बना रखे हैं सारे एमसीक्यू, और इनमें से ज़्यादातर चांसेस रहेंगे एमसीक्यूज रिपीट हो जाए, इनमें से ही मिलेंगे आपको, क्योंकि पूरा चैप्टर कवर कर रखा है मैंने। एमसीक्यू जो जो मेन मेन एमसीक्यू बनते हैं ना, सारे बना दिए थे। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला जो चैप्टर है वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता, कक्षा 10 इतिहास का। तो देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भाई जान दिलो जान से रटना है तुमको, याद करना है, समझना है, कुछ कर लो भाई, तुम याद करना ही करना है ये क्वेश्चन। सबसे अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें कई सारी चीजें। क्वेश्चन बनता है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एक चीज बता देता हूँ, तुम्हारे काम आएगी एग्जाम्स में आंसर सोल्व करते टाइम पे। जब भी कभी भी किसी की विशेषताएं, खास बातें या कारण पूछे जाएं, तो आपको हमेशा पॉइंट बना के उत्तर लिखने हैं। क्या करके? पॉइंट बना के। अब पॉइंट बनाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आंख बंद करके घुसेड़ दोगे ना सारे कचरे को, अब ये मान लो ये जो उत्तर है इसको मैं बिना पॉइंटों के बनाऊंगा ना, लिटरली अगर 5 नंबर का जो है आंसर होगा, मतलब मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर लिखना है, 5 पॉइंट बनाने हैं, और मेरे को एग्जामिनर 3 से ज़्यादा देने वाला है नहीं, अगर मैं ऐसे घुसड़ मुसड़ मचा दूंगा, तो आपको पॉइंट बना के ही उत्तर लिखना है जहां तक हो सके। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहेगी, या फिर ये सीधी बात ये भी है, जिस क्वेश्चन के अंदर मैंने जिस क्वेश्चन को जिस हिसाब से जैसा उत्तर लिख रखा है उसी हिसाब से आपको लिखना है। ये कर सकते हो, यानी कि जिसमें पॉइंट बने हुए पॉइंट बनाना है, जिसमें पॉइंटर नहीं बने हुए पॉइंटर नहीं बनाने हैं। ये तो समझ गए तुम, ये जरूरी है। अब ये जरूरी कैसे है मैं बताता हूँ तुमको। अगर तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट बनाने हैं। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट बनाने हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट बनाने हैं। और अगर जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 पॉइंट आपको बनाने हैं। समझ गए ये चीजें। अब यहाँ पे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी। मैंने पूछा ना विशेषताएं, कारण वगैरह पूछे, तभी आपको वो चीजें बतानी है। देखो क्वेश्चन देखो, अब तुम समझाता हूँ सारी चीजें एक एक करके। नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब विशेषताएं आ गई मान लो 5 नंबर में, तुम क्या करोगे? ऐसे घुसड़ मुसड़ नहीं मचानी, 5 नंबर के 5 पॉइंट बना के लिख देने हैं। वैसे ही सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको नगर योजना के बारे में 2 विशेषताएं का मतलब है 2 पॉइंट बना के लिखने हैं। समझ गए? सरस्वती सिंधु सभ्यता के विभिन्न प्रकार के भवनों पर नोट लिखो। नोट लिखो का मतलब है आपको एक पहरा सा बना के लिख देना है। और यहाँ पे जिन जिन क्वेश्चन में आपको एचबीएससी 2022 लिखा हुआ ऐसे मिल रहा है ना, आप सोचो भाई पेपर में तो आ ही नहीं है, आप कहाँ से उठा लाइए। तो एक्चुअली ये जो है ना यूटी वगैरह जो हुए हैं या हाफ ईयरली जो भी चल रहे हैं आपके, तो उन क्वेश्चन उसमें से उठा के लाया हूँ मैं ये सारे के सारे। और जो कि आप में से किसी भाई ने बताए थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। अगर आपका अब भी जो है मान लो पेपर में पेपर होता है, पेपर के बिल्कुल टाइम पे देख रहे हो आप ये वीडियो, तो पेपर होने के बाद कमेंट कर सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आए, ताकि आपके बाद जो स्टूडेंट आए उनकी हेल्प हो जाएगी। तो वो आपका फर्ज बनता है, आप भी कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही भाई लोग कमेंट करते रहते हैं, और उनकी कमेंट से जो है मैं क्वेश्चन पिक करता रहता हूँ। पेपरों में जो टीचर्स या कहीं से भी बना रहे हैं, जो भी यूटी वगैरह हुए हैं, उधर से उठा के लाए हुए सारे क्वेश्चन, उन्हीं के पीछे मैंने एचबीएससी 2022 ऐसे लिख दिया है समझने के लिए। ठीक है।
अब वैसे ही जो है भवनों पर नोट लिखो या फिर भवनों की संरचना कैसी होती है इस सभ्यता में, वो पूछा गया। अब पॉइंट समझो, देखो उत्तर मैं सारे के सारे ऐसे डिटेल में रट्टा नहीं मरवाने वाला। ये उत्तर तुम वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, कोई खास दिक्कत है नहीं उत्तर पढ़ने में तो। और cclchapter.com पे सारे लिख रखे हैं मैंने, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाओगे ना, पूरा जो ये वीडियो बना रहा हूँ सारे का सारा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे, तो आराम से बैठ के पढ़ लेना अगर पढ़ना ही है तो। अब यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, आपको याद जहाँ से करना है करते रहो भाई, वो आपकी इच्छा है फिर। इस सभ्यता में देखो नगरों के बारे में बताना, 5 पॉइंट बताना है नगर योजना के बारे में। मतलब पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला है, लोग कैसे रहते हैं वो चीज़ें बता देनी है, सड़कें कैसी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सारे इस पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़क संरचना का वर्णन कीजिए, सड़कों का वर्णन कीजिए, तो क्या लिखोगे आप? ये तीसरा पॉइंट पूरा पूरा लिख देना है, आपका सड़क वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये 1 पॉइंट 2 नंबर के राउंड में आपको वेटेज देगा। लास्ट वाले 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। मतलब 2 नंबर के अगर क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 नंबर के, तो यही आंसर आपको लिखना रहेगा। फिर घरों की नालियाँ, अगर आपसे नालियों का वर्णन पूछे कि नालियाँ कैसी थी, उनके नालों का या नालियों का वर्णन कीजिए, तो ये सारा लिख देना आपको। अब जो है वैसे ही घरों के बारे में पूछे तो 3-4 कमरे, रसोई घर, फलाना, कुआं, शौचालय, वो चीज़ें थी। तो घरों का, भवनों की संरचना का वर्णन, देखो ये चीज़ें जो है ना, आपको लग रहा होगा सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही लग रहे हैं, एक जैसे नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसमें 2 नंबर के, कुछ 5 नंबर के। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, 2 विशेषताएं बतानी, तो कितने नंबर देंगे वो? 5 देंगे तुमको? नहीं देंगे ना, 2 ही नंबर का आएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा। ये भवनों पर नोट लिखे कितने का आएगा? ये भी 2 नंबर का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 का भी पूछ सकते हैं। अब ये मत सोचना कि 2 वाला और 3 वाले में उत्तर क्या फ़र्क पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कई बार 2 नंबर वाले में जितना उत्तर लिखना होता है, 3 नंबर वाले में उससे छोटा लिखना पड़ जाता है, तो वो डिपेंड नहीं करता उस चीज़ में। बट राउंड फिगर एक एस्टिमेट आइडिया बता दूँ, तो ये जैसे अब घरों वाला 3 लाइनें लिख रखे हैं ना मैंने राउंड फिगर, तो ऐसी सी 3-4 लाइनें आपको लिखनी रहती है। मतलब आप कॉपी में लिख के देखना कितनी लाइनें भर रहे हो। कुछ स्टूडेंट तो भाई, टीचर ने बोला था 6 लाइनें भर के आनी है, ये लो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, हो गया मेरा पेज पूरा। अगली लाइन 5, 6, 7, अरे ऐसे नहीं करना, इसकी सीध में नहीं करना, ऐसे मिलाना है भाई। ऐसे नौटंकीबाजी मत करा करो, इससे नंबर नहीं मिलते। अगर आपको भ्रम है इस चीज़ का, तो इससे नंबर नहीं मिलते। ये बस ऐसे ही टाइम खोटे के लिए होता है। लाइनें सही से करो, जैसे नॉर्मल लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे करा, ऐसे गैप सा, थोड़ा नॉर्मल गैप रखो। एक लाइन में एस्टिमेटेड इतना सा कुछ लिख देते हैं हम लोग इतने के राउंड में, तो ये देख लो तुम 3-4-5 लाइनों में लिख दोगे तो इतना सही उत्तर लिखना रहता है वहाँ पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि जो पतन हुआ, मतलब बर्बाद हुई है सभ्यता, उसके पीछे क्या कारण थे। अब कारण पूछे हैं, मैंने बोला था पॉइंट बनाने हैं, जैसे मैंने बना रखे वैसे बनाने हैं। अब हेडिंग से अगर चाहो तो बना सकते हो, नहीं याद आती है कोई बात नहीं, आप ऐसे पॉइंट बनाओ, मतलब 1 पॉइंट, और यहाँ पे से यहाँ से सीधा स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो बस्ती का आकार छोटा था, उस वजह से बीमारी, साफ सफाई नहीं हो पाई। जैसे कोरोना फैल गया था, वैसे ये फैल गई होगी कुछ बीमारी। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, मर गए लोग। अब हो सकता है बारिश ज़्यादा हो, हमें थोड़ी ना पता, हम तो तुक्के मारने वालों में हैं। तो ये जो है ना, सारे के सारे पॉइंट बुक में दे रखे हैं। कहीं आप सोचो भाई मैं अपने पास से बना बना के चिपका रखे, नहीं, सारे के सारे चैप्टर के अंदर बता रखे हैं सारे पॉइंट। उसके बाद बाढ़ आ गई, तो बाढ़ की वजह से मर गए होंगे कुछ। जो है मानते हैं कुछ लोग कि भाई वहाँ पे जो है मतलब ट्रेड वगैरह जो व्यापार करते थे वो लोग, वो मंदा हो गया, उसकी वजह से मर गए। कुछ लोगों का सबसे ज़्यादा चांसेस तो ये माना जाता है, अच्छा भी है, एक मलेरिया नाम की बीमारी आ गई और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और सभ्यता बर्बाद हो गई, पतन हो गया। तो ऐसे 5 पॉइंट देखो, पतन के कारणों वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा, छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये 5 नंबर का ही बनेगा और 5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। 4 पॉइंट बनाओगे तो मतलब 4 नंबर मिलेंगे, ये समझ लेना। तो कहीं फिर सोचो भाई तुमने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, आ भी गया, लेकिन तुमने बताया था कि इसमें से पॉइंट लिख देने हैं और आपने लिखा है 4 और बोल रहे हो 5 नहीं दिए टीचर ने मेरे को, तो वो पोपट ना हो पाए तुमसे, वो ध्यान रखना उस चीज़ का। अब देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता को आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता क्यों कहा गया है? अब आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इन लोगों के पास अपना जो है खाना पीना, जो फसलें थे ये लोग खुद उगाते थे, इनके पास जो है सिंचाई के साधन थे। आर्थिक रूप से का मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप, आर्थिक क्या होता है? पैसे के मामले में, यानी कि पैसे के मामले में इनको ये किस पे निर्भर थे? किसी पे नहीं थे। अपने घर का जो है अनाज उगाते थे, अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते सूअर सब पाल रखे थे इन्होंने, आयात निर्यात भी करते थे, वस्तुएं बनाते थे, बाजार थे, सारी चीजें थी। तो इसीलिए आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता थी। संपन्न का मतलब होता है एडवांस, कह सकते हो एक तरीके से।
यानी कि जिसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हो, आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक तंगी ना चल रही हो जिनके पास में, तो मतलब सब सारी चीज़ों में वो जो है व्यस्त रहते हो लोग, तो वो वाली सभ्यता है। तो वो बताना है कि सारे लोग, ये लोग खेती भी करते थे, जानवर भी पालते थे, जानवरों के नाम बताओगे तो अच्छा नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबली 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो तुम। मतलब डिपेंड करता है ना उत्तर पे। अब तभी मैं कह रहा था कि उत्तर पे डिपेंड करता है, वो उत्तर कितना क्या सीन है, तो उस हिसाब से। चलो आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, देखो। सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों की सूची बनाइए। अब ये क्वेश्चन जो है व्यापारिक केंद्र पूछ ले, या आपसे पूछ ले कोई 2 शहर, या फिर आपसे पूछ ले 4 प्रमुख नगरों के नाम बताइए, तो ये 2-4 से नाम याद रहेंगे ना तुमको, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंडरो। तो ये जो है ऐसे कुछ नाम याद करना है। अब देखो इन्होंने 2 नगरों के बोला, ऐसे नहीं है 5 चिपका के आ गए तुम, ना भाई ना, ऐसा नहीं करना फिर तुमको। यहाँ पे 2 नंबर का ही क्वेश्चन है ये, या फिर 1 नंबर का भी हो सकता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में दो दो प्रमुख नगर पूछे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, खत्म हमारा, ऐसे 2 पॉइंट बना देना, 1 करके 2 करके। और ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर एक हेडिंग लिखनी जरूरी रहती है, थोड़ी सी अच्छा लगता है बस। सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 नगर निम्नलिखित है, बस 1 करके 2 करके और खत्म तुम्हारा उत्तर। भाई छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो ये सारी चीजें जो है ना वीडियो पॉज कर करके देख सकते हो, या तो उत्तर वगैरह देखने हैं। उत्तर नहीं समझा रहा मैं पूरा डिटेल में तुमको, मैं बस बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा है और कैसे लिखना रहता है उसको, ठीक है, समझ गए चीजें। अब अगर लिखा हुआ आपको आराम से बैठ के याद करना है तो वेबसाइट पे चले जाना, आराम से याद होगा तुमको। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया तुम बताओ। तुमको याद होगा पहला क्वेश्चन मैंने बोला था, पहले क्वेश्चन जैसा ही उसी में से तो है, बस 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ अलग से दे दिया भाई एग्जाम्स में। अब इसमें क्या है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, सभ्यता की सड़कें 5-6 खंडों में विभाजित करती थी, तो ऐसे लिख दो इसको, और भी एडवांस कर सकते हो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो राउंड फिगर के लिए, ठीक है। तो या फिर जरूरी नहीं है, मैंने बोला भाई ये 2 पॉइंट लिखने ही नहीं, आप घरों के बारे में बता दो, आप सड़कों के बारे में बता दो, आप नालियों के बारे में बता दो, कुछ बता दो, 5 पॉइंट थे वहां पे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो समाज के अंदर कैसा सीन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा था, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है। अगर एक पोर्शन आता है इसका, सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए या धार्मिक का, पूछ सकते हैं 3 नंबर में, लेकिन अगर दोनों पूछेंगे तो 5 नंबर से कम नहीं आने वाला, 5 या 6 का जो क्वेश्चन आएगा उस उतना ही है ये। अब देखो सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन क्या होता है, समाज में हम लोग कैसे रहते हैं, समाज में यानी कि दुर्ग बने हुए थे, घरों वाला इलाका अलग था, वो चीजें, उसके अलावा आवासीय क्षेत्र में शिल्पकार मजदूर, देखो पॉइंट बना रखे, तुम भी ध्यान दो, पॉइंट बना रखे, 4 पॉइंट बना रखे, तुम कम से कम 3 पॉइंट तो तुमको याद करने हैं इनमें से। अब उसके बाद में बताते हैं कि इस समाज में कृषक, कुम्हार, फलाने ढिमक्के टाइप के लोग रहते थे। उस समय पुरुष स्त्रियों आभूषण पहनती थी, वो चीजें, मतलब समाज में लोग कैसे रहते थे वो चीजें बतानी होती है। धार्मिक जीवन, धार्मिक का मतलब होता है धर्म, यानी भगवानों की क्या सीन था उस समय। लोग जो है मातृशक्ति, पशुपति, शिव, शिवलिंग, इन चीजों की पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों की। और धार्मिक में क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, वो चीजें भी तो होती है, धर्म में ही तो आती है वो भी, कि धर्म में जैसे मुसलमानों का क्या होता है, दफनाया जाता है, हिंदुओं में क्या होता है, जलाया जाता है। तो इसमें क्या सीन था, ऐसी ऐसी चीजें होती है, सारी धार्मिक होती है ये। तो अंतिम संस्कार की 3 विधियां उस समय थी, ये वाली 3 थी। अब इस क्वेश्चन को जो है अगर पूछ ले कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियों का वर्णन कीजिए, आपको अटकना नहीं है, आपको याद आ जाना चाहिए भाई ये उत्तर यहाँ पे है, ये आंसर्स हिडन है सीक्रेटली। इतने खतरनाक टाइप से क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं मैंने, मतलब उनके छोटे क्वेश्चंस भी बनाएंगे ना तो आपके नंबर आएंगे बढ़िया से। बट डिपेंड ये है कि आपने उत्तर याद कर रखा है, रट्टा मार रखा है, या क्या सीन कर रखा है। अगर समझ रखा होगा तो तुम कर लोगे आराम से। उसके बाद समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होता है, यानी कि जो कब्रिस्तान वगैरह थे उनके साथ में क्या दफनाते थे, वो सारी चीजें बतानी है। तो देखो 3 पॉइंट ऐसे बता सकते हो। अब यहाँ पे जो है आगे देखते हैं, इस चैप्टर से बस इतना ही है जो मुझे मेन मेन लगा, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, और ये चैप्टर आपकी बुक का ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसमें से मैप भी आएगा आपका, और साथ में जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, तो अच्छे से याद करना है इसको। अगला चैप्टर देखते हैं। ये क्या नाम था भाई, चैप्टर का नाम भी दिखाना भूल गया। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, ठीक है। अब इसमें से कुछ ज्यादा उम्मीदें मत करना, बट हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, हैवी क्वेश्चन की उम्मीदें थोड़ी कम है, छोटे क्वेश्चन की थोड़े चांसेस ज्यादा है। देखो प्रश्न नंबर 7, मिस्र के संसार को क्या देना है, मिस्र के लोगों ने संसार को क्या दिया है। उन्होंने 365 दिन, 1 साल का कैलेंडर दिया, सूर्य घड़ी, जल घड़ी बनाए। ऐसे देखो ये अगर 5 नंबर में आए तो 5 पॉइंट, 3 नंबर में आए 3 पॉइंट, पॉइंट बना रखे हैं तो पॉइंट आपको भी बनाने हैं, ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी बस तुमको। मैंने पर्सनली पहले हमारे टाइम में कोई बताता नहीं था कि भाई ऐसी गलतियां हो जाती है, बट अभी बता रहे हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है।
तो ऐसे ही इनके जो है उत्तर रहेंगे, दवाइयाँ वगैरह बनाई इन्होंने, एकेश्वरवाद का सिद्धांत चलाया। ये देखो, ये सबसे बहुत खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन और पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चंस के। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है या क्या अर्थ है की बात होती है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मेसो और पोटम दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसो का मतलब मध्य है और पोटम का मतलब नदी, यानी कि नदियों के बीच का हिस्सा, उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, आंसर भी समझा दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। बयूल और एगोरा का अर्थ क्या है? अर्थ पूछ रहे हैं, ऐसी चीजें जो पूछ रहे हैं ना वो सिंपल लिखे जाएंगे। राजा के परामर्श के लिए उच्च वर्ग के सम्मानित व्यक्तियों को बयूल कहते थे, और जो आम सभा होती थी, लोकल लोग थे, उनको एगोरा कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा खूबसूरत। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली की टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा था, इसलिए बस 7 पहाड़ियों का नगर कहते थे उसको। बस ऐसे ही लोकल नाम पड़ गया बस धीरे धीरे। ये देखो तुम, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर्स को वो लोग बड़े क्वेश्चन देते हैं, हैवी वाले क्वेश्चंस, और ये जो हैवी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें एक दिक्कत होती है, आपको लिखना बहुत पड़ता है। याद रहता है, दिक्कत वो नहीं है कि याद नहीं होता, याद हो जाते हैं। दिक्कत यहाँ आती है कि लिखना बहुत पड़ जाता है, नंबर वही 5 आते हैं। कई बार छोटा सा उत्तर लिखना होता है, उसमें भी 5 ही नंबर आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है भाई फिर आपके पास में कौन से वाले आते हैं। तो मैंने सभी लिख दिए जो मेन मेन से थे, जो मेन टॉपिक्स थे हमारे। अब यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हो, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, ये कोमा लगाना था भाई यहाँ पे। तो ये सारे को आप एक एक करके पढ़ सकते हो। देखो, राजनीतिक जीवन के अंदर आपको बेसिकली राजपाट वाला सिस्टम लिखना होता है, राजा कैसे था, संचालन कैसे होता था, अधिकारी वगैरह वो चीजें लिखनी होती है। सामाजिक जीवन में समाज के बारे में, यानी ऊंचा उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग थे, राजा, पुरोहित, अलग अलग बांट रखे थे वो चीजें। धार्मिक में आपको भगवानों के बारे में बताना होता है, भगवान कैसे थे, क्या थे वो, धर्म के बारे में। आर्थिक में वो लोग क्या लोग, मतलब उनके काम धंधे क्या थे, खेती करते थे, कौन सी खेती करते थे, व्यापार था, बकरी, घोड़े, ऊंट क्या पालते थे, वो सारी चीजें आपको आर्थिक में लिखनी रहती हैं। अब ये क्वेश्चन भी एक यूटी में आया था और एक भाई ने बताया था, मिस्र को नील नदी का वरदान या फिर नील नदी की देन क्यों कहते हैं? तो ये जो है ना, अथवा का मतलब है कि कोई सा भी पूछ सकते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहते हैं, मिस्र को नील नदी की देन क्यों कहते हैं, एक ही बात है। देखो, तुमने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, कहीं भी ऐसी डिस्कशन नहीं है, ऐसी खुफिया सा डिस्कशन, लेकिन तुमको पता है मिस्र जो है पूरा जो सामान था, व्यापार था, सब कुछ नील नदी से करते थे वो लोग। मिस्र जो है भारत से और अरब से मसाले मंगाने, रंग, तेल, पाउडर, चंदन मंगवाता था, और यही वो कारण थे जिसकी वजह से मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता था। अब आगे आप लिख सकते हो एडिशनल लाइन करके। तो प्रोबेबली देखो, एक नंबर में आएगा तो इतना सा सफिशियंट है, बट एक नंबर में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो 2 नंबर में आएगा। तो उस टाइम तो यूटी का अलग सीन होता है ना यार। तो अगर 2 नंबर में आए तो बस लास्ट में आपको यही करना है कि मिस्र को इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। विश्व के प्रमुख दर्शन, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा गारंटीड इसमें से, ध्यान रखना इसका। पहला क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन में मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने वाले 4 पुरुषार्थों का नाम लिखिए। 4 पुरुषार्थ बताने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 यही हैं, बदल मत देना इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम बताइए। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। अभी जरूरी नहीं है कि वो आप हमसे 4 ही पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं 2 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम बताइए। तो वेद बता सकते हो, ब्राह्मण ग्रंथ, कहीं आप 4 वेद चिपका दो वहां पे। 4 वेद नहीं चिपका रहे, 2 स्रोत का मतलब है 2 अलग अलग सोर्स, वेद, उपनिषद कह लो, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ वगैरह बता सकते हो। जैन दर्शन के 5 महावर्तों के नाम लिखिए। अब ये 5 महावर्त, ये भी एग्जिटीज याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 2 नंबर में भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, बट बड़े की उम्मीदें कम है थोड़ी सी। नॉर्मल पूछेंगे हमसे, ऐसे पॉइंट पूछेंगे बस। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछे तो हमको करना क्या है, 5 नंबर में पूछ सकते हैं ऐसी चीजें, भरोसा कुछ नहीं होता इनका, चांसेस वैसे कम है, बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर पूछे तो क्या है, ये पॉइंट अगर तुमको याद है ना, मैंने चैप्टर में सारी चीजें समझाई थी, कैसे कैसे याद कर सकते हैं, आसान है। ये पॉइंट याद कर लिए, वो आगे का लिखना तुम्हारे हाथों में, तुम्हें ही लिखना, वो रट्टा नहीं लगाया जा सकता उसका। अहिंसा मतलब हमें अहिंसा नहीं करनी, अमरीसा, आस्ते, अपेग्री, ये सारे बेसिक पॉइंट्स है। आप टेक्सचुअल क्वेश्चन वगैरह पढ़ोगे, आपको मिल जाएंगे इनके आंसर पॉइंट। चैप्टर में अलग से छाप भी रखे बहुत प्यारे से। चलो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये 4 ही पूछेंगे, 1 2 नहीं पूछेंगे, 4 ही पूछेंगे। तो महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए, तो ये नाम बताने आपको, 4 नाम है, यानी कि अलग अलग जीवन में अलग अलग वो आया था ना, बदलाव आया था उसका, उसकी वजह से इनके 4 जो है स्टेजेस बनाई गई थी। तो ये 4 वो है। आगे बढ़ते हैं। वेद क्या है?
ये कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से बताइए। तो वेद 4 होते हैं, सबको पता है ना। वेद क्या, पहले तो ये बताना है। उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वर्णन करो, तो यानी सारे वेदों के बारे में बताओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे हेडिंग बनानी है, कहीं आप फिर चीटिंग करने बैठ जाओगे भाई, सीधा पॉइंट बना दो कि ये वेद प्राचीन है। ये तुम्हें यही नहीं पता लग रहा कि कौन सा वेद प्राचीन है। हेडिंग बनाओ फिर वेदों की, तो वेद जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद यजुर्वेद क्या है, सामवेद सामवेद क्या है, अथर्ववेद अथर्ववेद क्या है। अब ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन भाई 3 नंबर में आएगा, 3 वेद पूछेंगे, नहीं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पॉइंट 4 लिखने हैं बस, पॉइंट 5वां मत लिखने बैठ जाने के, 5वां तो बताया नहीं सर ने, तो 5वां कहाँ से लिखे। 5 बोला था कि 5 वाले में 5 पॉइंट लिखने हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, विस्तार से वर्णन कीजिए कितने प्रकार के होते हैं। देखो वेद क्या है, 1 नंबर का ये है, और 4 नंबर के आपके ये पॉइंट रहेंगे। ऐसे ही रहता है स्ट्रक्चर पूरा इनका, ऐसे क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं, हीनयान और महायान का वर्णन कीजिए। हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के जो थे ना, वो बाद में बंटवारा सा हो गया था उनका ना। देखो हीनयान गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए नियमों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। क्या हुआ, महात्मा बुद्ध तो मर चुके थे, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है ना, लोगों ने जो है, कुछ लोग बोले कि हम तो महात्मा बुद्ध ने जो बातें बोली थी हम उसको फॉलो करेंगे। कुछ बोले हम ऐसा नहीं चलेगा, समय बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो बुद्ध धर्म 2 हिस्सों में टूट गया, हीनयान और महायान करके। तो वो वाले का चीज़ों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। ये यहाँ पे से पढ़ सकते हो सारी चीज़ें आप। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। देखो वो चीज़ मैं बता रहा था ना, वो 5 पॉइंट लिखने हैं जो कि आपको, तो वो 5 पॉइंट ऐसे लिखने हैं। समझ गए अब ये चीज़ें। मैंने इसको ऐड करना पड़ा भाई, उस क्वेश्चन में मिक्स कर देता ना, तुम उसको जो है बोलते भाई इतना बड़ा उत्तर 2 नंबर में कैसे लिखेंगे हम, आप तो देख के डर जाओगे। तो ऐसे लिखना अगर 5 नंबर में आता है आपका। ये आया था एग्जाम्स में, देखो लिख भी रखा है, यूट्यूब वगैरह में कहीं आया था ये। अहिंसा में आपको जो है ऐसे, अहिंसा, अमरीसा मतलब सच्चाई बोलनी है, अस्तेगा मतलब चोरी नहीं करनी है, मतलब बिना परमिशन के सामान नहीं लेना बेसिकली। अपरिग्रह मतलब जरूरत से अधिक सामान इकट्ठा नहीं करना, लालची नहीं बनना बेसिकली। और ब्रह्मचर्य मोह वासना और इनसे जो है दूर रहते हुए आपको जो है अपना जो भी इंद्रियों में संयम वगैरह सीखना, वो चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, इस धर्म की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे उदय के क्या कारण थे, क्योंकि उस समय जो है समाज बहुत बेकार सा हो चुका था, और इसकी वजह से बौद्ध धर्म की स्थापना करी गई थी। अब इसकी प्रमुख शिक्षाएं देखो, ये प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख शिक्षाएं बहुत सारी है, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने बहुत सारे पॉइंट दे दिए आपको। सत्य सत्य वगैरह, देखो ऑलमोस्ट जैन धर्म बुद्ध धर्म सेम सी बातें कर रहे थे, अलग ज़्यादा फर्क था नहीं। देखो सच बोलना है, पाप पुण्य इनसे तुम्हें बच के रहना है। अब देखो, तृष्णा से दूर रहना है, मानसिक नैतिक विकास का संकल्प लेना है, सच्चाई बोलनी है, मीठी वाणी बोलनी है, सच्चे अच्छे कर्म करने हैं, पवित्र तरीके अपनाने हैं काम करने के, मार काट नहीं करनी है, खून खराबा नहीं करना, वो सारी चीज़ें ही बतानी है इसमें भी, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये जो 8 पॉइंट है प्रोबेबली मैंने अष्टमार्ग से उठा रखे होंगे, तो देख लेना आप एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन समाज, यूरोप और भारत, ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो बड़ा 3 नंबर का आएगा, 3-4 के आसपास का, या फिर 5 नंबर वाला, ठीक है। अब समझो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। यूरोप में कृषकों की दशा कैसी थी, यानी कि यूरोप में किसानों के क्या हाल थे। देखो यूरोप की बात करें या भारत की बात करें, किसान कभी भी अच्छे हाल में थे ही नहीं, कहीं पर नहीं थे। यूरोप में किसानों के रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी होती थी, दासों जैसा जीवन जीते थे, और जो उनका मालिक होता था उसकी बिना अनुमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके बच्चों का विवाह नहीं कर सकते थे, घर छोड़ के नहीं जा सकते थे, और बहुत दयनीय स्थिति थी, बस यही कह सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य काल में भारत में किसानों की दशा कैसी थी, वो यूरोप वाली पूछ रहे थे शायद से। और देखो यूरोप, हाँ यूरोप में पूछ रहे थे ना ये, और यहाँ पे पूछ लिया भारत में। कन्फ्यूजन नहीं हो ना, भारत में और उनका ज़्यादा फर्क था नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुविधा थी भारत वालों को। भारत में किसानों की स्थिति दयनीय थी। राज्य क्या आएगा, मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो कि राजा लोग लेते थे। तो वो कर कहाँ से आता था, किसानों से लूटा जाता था, और इसी से तनख्वाह वगैरह मिलती थी सारे अधिकारियों को, और वो उनके ऊपर ही फिर रुतबा झाड़ते थे। वो सारी चीज़ें चिपका देनी है। उत्तर पढ़ लेना तुम आराम से। देखो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि भाई और भी बहुत सारी वीडियो बनानी है, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बनेगी। तो तुम फिर देख के डर के भाग मत जाना कि भाई इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हो। एक तो क्विकली इसीलिए करा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपका टाइम बचे और आपको रिविजन करने का टाइम मिले, कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ रहे हो, जो भी तरीका अपना रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य काल में भारत और यूरोप में किसानों की दशा में क्या अंतर था। तो देखो ये क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके बना दिया। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन जो है ना, आपको
जो ऊपर वाले हमने लिखे ना कि उनकी दशा कैसी थी, उसमें आप ये पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो पॉइंट है, जैसे भारत का पूछ लिया तो ये पॉइंट, यूरोप का पूछ लिया ये पॉइंट, अगर दोनों का पूछ लिया है तो 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका। अब भारत में जैसे देखो, भूस्वामियों की संपत्ति नहीं था, किसानों के आय का हिस्सा सरकार को देना पड़ता था, खुद की जमीन थी किसानों के पास और भूमि कर भी देना पड़ता था। यहाँ पे इनके पास जमीन भी नहीं थी, बेचारों के पास भूमि कर तो देना ही नहीं था, और चर्च को 10वां हिस्सा देते थे लोग, संपत्ति किसानों को जो है भूस्वामियों की संपत्ति मानते थे। ऐसा अलग अलग सीन था इनका भी। मवासात से क्या अभिप्राय है? मवासात वो लोग होते थे, वो किसान होते थे जो ना तो सरकार को कर देते थे और ना ही सरकार की कोई बातें सुनते थे। बस ऐसे ही मार पिटाई वाले, दंगे करने वाले लोग कह सकते हो तुम, जो मतलब अपने आप में रहने में खुश थे, सरकार से उनको कुछ लेना देना नहीं था। सरकार जबरदस्ती करती, वो उनको पीट के भाग जाते, तो ऐसे वाले लोगों को मवासात कहा जाता था। अब राउंड फिगर बता दिया तुमको स्पीड में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग का जीवन कैसा था? विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो पादरी लोग थे, जो चर्च में थे ना, तो उनके जीवन कैसा था? वो तो बड़े आलीशान जिंदगी थी भाई, उनकी महलों में रहते थे, महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, और ज्यादातर सामंत लोग भी उनकी बातें सुना करते थे, है ना। तो स्वैग वाली जिंदगी थी, उनके बिना कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप वगैरह नहीं होते थे। वही सारी चीजें बतानी है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? उस समय जो है नाच गाना होता था उत्सव पे, और जो है ईस्टर के अवसर पर विशेष भोजन बनाए जाते। इंग्लैंड में धनुर्विद्या में लोग रुचि रखते थे, कोई शिकार करता, मनोरंजन, स्केटिंग भी खेलते थे वहाँ लोग, मच्छी पकड़ते थे, यही सारे खेलते। और वैसे ही जो है, जैसे यूरोप में पूछा, भारत में भी पूछ सकते हैं, तो भारत में भी ऑलमोस्ट सेम था, थोड़ा सा फर्क था भाई। यहाँ के लोग जो है ना, मार कुटाई वाले ज्यादा शौक रखते थे, जैसे कि संगीत नृत्य, शिकार, कुश्ती, मल्ल युद्ध, जानवरों की लड़ाइयाँ, शतरंज, ऐसे जो है ये खेल खेला करते थे। तीज त्योहार और उत्सवों से भी मनोरंजन इनका होता था। अगला चैप्टर देखते हैं, ईसाइयत और इस्लाम, उदय और टकराव, ये वाला चैप्टर आपका। अब ये जो इसमें क्वेश्चन है, ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों किए, यानी कि उन्होंने लड़ाई दंगे क्यों करवाए, तो आपको पूरा बताना है कि देखो एक्चुअली क्या अत्याचार हुए वहाँ के उनके लोगों पे, ईसाई लोगों पे। तो मुसलमानों ने जब आए वो लोग, तो उन्होंने अत्याचार करे, लोगों को मार दिया, यातनाएं हुई, फिर लोग इकट्ठे हुए, फिर दंगे करवाए, उन्होंने मार कुटाई करके भगाया उनको वहां से फिर। तो ये सीन हुआ था। अब रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मत, ये दो मत थे, इनमें क्या अंतर था ये बताना है। देखो, रोमन कैथोलिक मत और प्रोटेस्टेंट मत में, एक तो बाइबल, बाइबल जरूरी है, मेन पॉइंट है इनका, हेडिंग पॉइंट, फोकस पॉइंट है बाइबल वाला। बाइबल के साथ साथ रोम पोप को भी मान्य मानते थे। यानी कि जो जो पुजारी था ना, पादरी वर्ग था, पादरी थे, उनको भी जो है पूजनीय मानते थे, आदरणीय मानते थे। ये लोग बाइबल की बातें सुनते थे, पुजारी पुजारी से इनको कुछ लेना देना नहीं था। पोप सर्वोच्च था इनके लिए, बाइबल से भी ऊंचा था इनके लिए पोप। यहाँ पे पोप की कोई इज्जत ही नहीं थी। ईश्वर तक पहुंचने के लिए पोप के द्वारा पहुंच सकते थे, क्योंकि पोप ही सब कुछ था। यहाँ ईश्वर पहुंचने के लिए सिर्फ हमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं थी, हम सीधे अपने मर्जी से पहुंच सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग मत बने थे फिर बाद में। चलो, ये इस चैप्टर से यही उम्मीदें थी बस। आगे बढ़ते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लड़ाइयाँ होंगी, मैप भी ज़्यादा चांसेस हैं, मैप वर्क की वीडियो देख लेना, कैसे कौन कौन सी लोकेशन आपको ध्यान देनी है। तराइन के युद्ध कब और किसके बीच में लड़े गए? तराइन में 2 युद्ध हुए। ये जो क्वेश्चन है, इसको एक तरीके से और पूछ सकते हैं ये लोग, तराइन में हुए 2 युद्धों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आसान है, डेट याद करनी बहुत आसान है इनकी, 1191, 1192। एक साल पहली लड़ाई हुई, अगले साल दूसरी बार आ गया। दोनों में बस उल्टा हुआ था। पहली बार क्या हुआ, पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई। राजाओं के नाम ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे तुमको लड़ाइयों में, अगर गलत सलत राजा का नाम लिख दिया नंबर कट जाएंगे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई। इस पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी पिट के भाग गया बेचारा, जान बचा के। दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई और मोहम्मद गोरी लड़ाई जीत गया था। तो ऐसा हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। अब ये ध्यान देने की बात है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू या 1 मार्क्स क्वेश्चन बने, 2 मार्क्स क्वेश्चन की, मतलब जैसे डेट पूछ लिया एमसीक्यू में कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए फिर वो पानीपत की लड़ाई किस किस के मध्य हुई, ये चीज़ें ध्यान देने की हैं। 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा था, बाबर जो है एशिया में फरगना का राजा था। दोनों में लड़ाई हुई और इब्राहिम लोदी को हराकर मार दिया गया था और दिल्ली सल्तनत को इन्होंने खत्म कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह द्वारा दिल्ली की जनता पर किए गए अत्याचारों का वर्णन कीजिए, कि कैसे उसने दिल्ली में जो है कत्लेआम मचा दिया, बच्चे, स्त्री, बूढ़ों सबको मार डाला, मतलब बेरहमी करता गया। वो तो हरामी लोग था पूरा, और 3 करोड़ के आसपास वो लोग आम जनता से लूट के गए थे। इतना मतलब कोहिनूर हीरा, सिंहासन ले गया राजा का उठा के, सोने का बना हुआ था।
तो बहुत सारे पंगे हुए। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का वर्णन कीजिए। अब सोमनाथ मंदिर कैसे उन्होंने बर्बाद करा वो चीज़ें बतानी है। महमूद गजनवी जो राजा था उसने भारत पे हमला करा, कैसे जो है बहुत सारे लोगों को मार मौत के घाट उतारा, उसके बाद जो है उस मंदिर को तोड़ा, उसमें से सोने की घंटी वगैरह थी, कई मणों की घंटी थी, हीरे जवाहरात मूर्तियां सब लेके भाग गया, कुछ तोड़ दी। ऐसे ही चला पूरा मामला और ये सारा लिखना आपको, मतलब विध्वंस के बारे में। ये प्रोबेबली 3 या 5 नंबर में आ सकता है। देखो 3 में आएगा या 5 में, वो मैं नहीं कह सकता, बट जो भी है 3 में आएगा तो आपको कम लिखना है, इतना नहीं लिखना है। 5 नंबर के हिसाब से है। अगर 3 नंबर में आए ना, इसमें मैंने लास्ट में बता रखा है कि उसने तोड़ने के बाद क्या किया, यानी कि वो ऊँटों पे सोना लाद के ले गया, फिर गजनी लौटा, फिर ऐसे रास्ता रोका, फिर भी चोरी से ले गया, वो चीज़ें गायब कर देनी है। बाकी लड़ाई का जो मंदिर में क्या क्या कांड हुए वो आपको पूरे बताने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। चलो ये पढ़ सकते हो आप ये सारी चीज़ें वीडियो पॉज कर करके, या फिर जो है आप मतलब वेबसाइट पे चले जाना सुविधा के लिए। मैं सुविधा के लिए बताता हूँ भाई, तुम जाते नहीं हो। अब नहीं जाओ तो मेरी गलती थोड़ी ना उसमें, वो आपकी गलती है कि आप नहीं जा रहे हो। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। अब यहाँ पे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या है, देखो एक क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद में यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर सकारात्मक और विनाशकारी प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भाई जो बैंड बजती है ना, वो देखो तुम यहाँ पे, इसमें एक देश, दो देश, तीन देश हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। उसमें जो है साम्राज्यवाद का क्या अच्छा फायदा हुआ, क्या बुरा फायदा हुआ, वो बताना है। अब ये मत करने लग जाना, पहले यूरोप का बता रहे फिर एशिया का बताने लगे फिर अफ्रीका किसका। भाई इतना बड़ा उत्तर अनसीन पैसेज नहीं बनाने हमको, कहीं मतलब कहीं फर्रे भर सकते हो तुम इस पे बनाने को तो, लेकिन आपको मैनरफुली लिखना है इसको, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव में देखो तुम क्या लिखना होता है, अच्छे फायदे क्या हुए, देखो पश्चिमी शिक्षा वहाँ पे लागू हुई तो लोगों को उनके बारे में, उनकी प्रणाली के बारे में सीखने को मिला। पूंजीपतियों ने अधिक लाभ कमाने के लिए उपनिवेशों में नए उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, उनको फायदा मिला, पैसा मिला, रोजगार मिला लोगों को। साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशों में व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सड़कें बनवाई, तो सुविधा किसको हुई, उपनिवेश वाले लोगों को तो हुई, उसकी फायदा उनको भी हुआ। रेल की पटरियां बिछाई गई, यातायात के साधन विकसित हुए, सारा फायदा हुआ सबको। यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति आने से अधिक लाभ कमाना आरंभ कर दिया, वो लोग अमीर होते चले गए, उनको भी फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ कुल मिला के। अब विनाशकारी फायदे ये हुए, जो वहाँ के जो उपनिवेशों में जो लोग रह रहे थे, उनके जो काम धंधे थे छोटे मोटे, उन्होंने जो है वो धंधे बंद होने पड़े, सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना शुरू करा, जबरदस्ती भी करी, बहुत सारे पंगे हुए। निजी उद्योगों में बने माल को बेचने के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए ताकि उनका मशीनों वाला बन बिके सामान। उपनिवेशों के किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया गया, जिससे वो गरीब हो गए, उच्च पदों पर उनको कभी रखा ही नहीं गया उनके लोगों को। ईसाई प्रचारकों ने वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन कराया, वो सारे बुरे वो असर पड़े उन पे। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए कि साम्राज्यवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, तो ये बताना है। तो आसान सी डेफिनेशन है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर और पिछड़े हुए देश पर जबरदस्ती अधिकार कर लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, और उस देश को उपनिवेश कहा जाता है। जब कोई देश अपनी शक्ति का प्रयोग करके अन्य देशों को प्रभावित करता है तब हम उसे साम्राज्यवाद का नाम देते हैं। लेकिन अगर कोई देश या क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है और उस क्षेत्र में शामिल कर लेता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तुम्हें फ़र्क नहीं समझ में आया, मतलब बेसिकली बात जो है ना, एक अंग्रेजी सभ्यता के हिसाब से कह लो, अच्छी बातें हैं ये, लेकिन एक्चुअल में बात एक ही है ये, ठीक है। देखो कंफ्यूज करने की बात है वैसे, लेकिन बात एक ही है। साम्राज्यवाद में एक तो हम बनेंगे कि हम मार के हम अच्छे इंसान बन के दिख रहे हैं, और एक में बुरे इंसान। पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, साम्राज्यवाद में हम जो है दूसरे पे जबरदस्ती कब्जा करा, बस हमने दूसरे में हमने उनको हराया। भाई ऐसे नहीं जीता, हमने हरा के लिया उनसे, छीना नहीं है हमने उनसे जबरदस्ती। बात तो एक ही है। देखो ए राज्य ने बी राज्य के ऊपर अटैक करा, ए राज्य ने बी राज्य को हरा दिया युद्ध में, ठीक है, बी राज्य उसके कब्जे में आ गया, मतलब जो सल्तनत बनी ए प्लस बी बन गई। हम अब हमारी जो सल्तनत है वो ए प्लस बी बन के बनी। अब दूसरा तरीका, ये तो था लड़ाई वाला तरीका, इसने इससे लड़ाई करी और ये हार गया तो इसकी जमीन इसके पास चली गई। दूसरा तरीका, इसने इसके ऊपर हमला करा और ये इसने बचने के लिए लड़ाई तो करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तो वो हुआ और उसके बाद में फिर से जीत लिया। दोनों को हम साम्राज्यवाद भी कहते हैं, उपनिवेशवाद, सेम सी बातें, ज़्यादा फर्क नहीं है। कहने को हम अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जैसा सा लिखा है वैसा सा ही चिपका देना आपको भी। औद्योगिक क्रांति का वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति तो समझते हो कि कब, मतलब मशीनें वगैरह कैसे डेवलप हुई, कारखाने बने, वो चीज़ें हैं। हस्तशिल्प उद्योग के पतन के क्या कारण थे, 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये, वर्णन कीजिए। तो 3 पॉइंट बताने क्या कारण थे, किन वजह से जो है
हस्तशिल्प हाथों से बने हुए जो काम धंधे थे वो बंद हो गए। एक तो कारखाने बने इंग्लैंड में, तो लोगों के पास मतलब सस्ते में सामान बनने लगा, क्योंकि लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी फालतू सामान बनाने के लिए, तो सस्ता हो गया, तो उनके लोकल लोगों का सामान महंगा था, वो बिका नहीं। उसके बाद उन्होंने जो है कई सारी बंदिशें वगैरह खरीदी, पंगे करे उन्होंने बहुत सारे, वो लिखने हैं सारे आपको यहाँ पे 3 पॉइंट बना के। भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन से आप क्या समझते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। ये जो है एक किताब में बताया गया कि भारत से कैसे संपत्ति लूट के बाहर अंग्रेजों ने अपने घरों को भरा था, तो वो चीज़ के बारे में बताया है कि अंग्रेजों ने जो है भारत पर अधिकार करने के बाद भारतीय धन संपदा का बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजते रहे, वो लोग शोषण करते रहे, उसी को संपदा का निष्कासन कहते हैं। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन आउट करनी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी अगला पाठ देखते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, इसमें जो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई थी? तो अंग्रेज मतलब कई कारण थे, तो आपको कितने पॉइंट बनाने हैं? देखो 5 नंबर में आ गया 5 पॉइंट, 3 नंबर में आ गया 3 पॉइंट, सीधी बात है। या 3 नंबर में छोटे पॉइंट है तो 4 पॉइंट बना सकते हो। अब कारण बताने आपको, देखो लोगों के काम धंधे बंद हो गए, सरकार शोषण कर रही थी बहुत सारों का, सैनिकों के साथ अलग पंगे हो रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार से लोग खुद दुखी थे, और भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था, सब पंगे थे, मिल मिला के लड़ाई हो गई थी। क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो मुख्य केंद्र ये थे हमारे, कुछ ये देख लो तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे, और इनमें से मेजोरिटी पे ध्यान रखना, मैप में भी पूछ सकते हैं इनमें से मेजोरिटी, जैसे दिल्ली हो गई, लखनऊ हो गया, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, ऐसी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ जहाँ पे हुई हैं मेन मेन सी। भारतीय किसानों ने नील विद्रोह क्यों किया? तो नील विद्रोह क्यों किया? क्योंकि जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, शोषण हो रहा था, तो तंग आ गए लोग और विद्रोह कर दिया। सीधी बात तो ये है, तुम आगे तुम इसको पढ़ के देख सकते हो। असहयोग आंदोलन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। असहयोग आंदोलन क्या था? देखो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला। अब असहयोग आंदोलन का मतलब सरकार का कोई भी सहयोग नहीं करना, लोगों ने काम धंधे सब छोड़ छाड़ के बैठ गए चुप चपा के अपने घरों में, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, वैसे भी कोरोना में भी छूटे थे जैसे, अब यहाँ पे बस सरकार ने छुटवा दिए थे, वहाँ पे बच्चों ने अपनी मर्जी से छोड़ दिए थे। तो बस, और भी बाकी कोर्टों में वकीलों ने काम करना छोड़ दिया, नेता लोग अपना बहुत पंगे हुए, फिर बाद में फाइनली एट द एंड नेताओं को बंदी बना दिया अंग्रेजों ने, और सोचा कि ये दब जाएगा, लेकिन नहीं दबा ये पूरा मामला, और बाहर निकल के आया। अब बाहर निकल के आया, लड़ाई दंगे होने लगे, और जिसकी वजह से कांड हुआ चोरा चोरी। अब ये चोरा चोरी कांड का इसी के अंदर है पूरा जिक्र, सारा बताना आपको, अपने शब्दों में बताना जब ये। तो उसके बाद चोरा चोरी का कांड हुआ, आग लग गई, फिर आखिर में जो है गांधी को लगा यार हम तो हिंसा कर रहे थे, या तो हिंसा हो गई अहिंसा के नाम पे, तो उस वजह से उन्होंने वापस ले लिया सहयोग आंदोलन। तो ये पूरा मामला आपको बताना पड़ेगा, और ये पूरा मामला क्यों उठा था? क्योंकि रोल एक्ट लागू हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, तो ये जो पंगे हुए थे ना, इनकी वजह से ये शुरू हुआ था ये सारा कांड होना। चलो आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर, स्वतंत्र भारत के 50 साल। पहला ही क्वेश्चन इसमें, मतलब 43वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं वैसे तो। हरित क्रांति से क्या मतलब है तुम्हारा? हरित क्रांति क्या होती है? तुम्हें भी पता है क्या होती है भाई, मतलब खेती के लाले पड़ गए थे खाने पीने के, तो अच्छी बीजें लाने पड़े, अच्छी तकनीक लाई गई, उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। फिर तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्य कैसे बने, वो बताना हमको पूरा, कि राज्य में क्या क्या पंगे हुए, पहले कितने बने, फिर अब तो बहुत सारे हो गए हैं ना, पहले थोड़े से बने थे, तो उसके बाद वो कैसे बनाए गए, किस हिसाब से बनाए गए, भाषा के आधार पे बहुत चीज़ें, वो वगैरह बतानी है आपको। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू क्यों किया? क्यों लागू किया? तो एक्चुअली में तो इंदिरा गांधी ने कुछ पंगे कर दिए थे, और उस अपनी बातों को छिपाने के लिए जो है उसने आपातकाल लगा दिया, ताकि जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध दबाव बनता है ना सरकार पे विरोध की वजह से, तो विरोध हो रहा था, तो उसने अपना मामला को सुलटाने के लिए कि हम इनको पकड़ पकड़ के लुटका देंगे और हम बच जाएंगे, तो उस चक्कर में आपातकाल लागू कर दिया। फिर बाद में इंक्वायरी बैठी, फिर पंगे हुए, और फिर फाइनली आपातकाल हटाना भी पड़ गया था इनको। चलो आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्माण कैसे हुआ और इसको बनाने में कितना टाइम लगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप पढ़ लेना। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जो कि आपके इस पूरी बुक से आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इनको प्रिपेयर कर लेना, वेबसाइट पे सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मिल जाएंगे, वैसे वीडियो पे दिखा दिया मैंने तुमको। तो इस वेबसाइट पे आप सर्च कर लेना, CCL चैप्टर गूगल पे सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी विजिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है। देखो कुछ स्टूडेंट तो भाई, मैं तुमको देखो लास्ट में बता रहा हूँ ये चीज़ें, पहले नहीं बताते, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी पढ़ने आए हैं सीखने आए हैं तो उनको नहीं बतानी चाहिए ये चीज़ें, नए नए आए हैं जो कि। बट देखो आपने लास्ट तक वीडियो देखी, अच्छी बात है। कुछ एक स्टूडेंट जो है ऐसे भी आ रहे हैं भाई मेरे पास, वो बोलते हैं कि आपने गूगल से चीटिंग किया है। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा अलग ही मामला भाई, क्या बोल सकता हूँ उन स्टूडेंट्स को, कि जो ये कहते हैं कि
गूगल से चीट किया और ये वेबसाइट से तुमने चीट करा, ये वाली वेबसाइट से। भाई मैंने तुमको स्टार्ट में वैसे बताया था कि हाँ इस वेबसाइट पे लिखे हुए मिल जाएंगे, ये अपनी वेबसाइट है तो इस पे मैं ही लिख रहा हूँ, और ये गूगल पे आ रही है, और गूगल पे से देख के आप बोलते हो कि आपने गूगल वाली वीडियो बना दी। अब देखो वीडियो जब स्टार्ट हुई थी यहाँ से हुई थी, है ना, हुई थी ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बट एक्चुअल में ऊपर का भी मामला है पूरा। यहाँ पे मैंने लिंक वगैरह दे रखे हैं कि आपको अगर पूरी वीडियो का सोल्यूशन, इस किताब के लिखे हुए सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो में चाहिए, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। बट जो स्टूडेंट नए नए आ रहे हैं उनको नहीं पता लग रहा बेचारों को कि ये वेबसाइट भी अपनी है। बोलते हैं पहले गूगल पे पढ़ के आ जाते होंगे और फिर बोलते हैं कि भाई तुमने गूगल से चोरी कर लिया, क्या मजाक चल रहा है भाई ये। चलो कोई ना, आई होप आप समझोगे इस चीज़ को कि हाँ गूगल पे मैं क्यों बताता हूँ, तभी बताता हूँ वीडियो में। वीडियो देखने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आता तो भाई क्या कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को डाउट ऐसी चीज़ होगा तो भाई समझ जाओ तुम भी, है ना, कि क्यों मैं वीडियो मतलब वेबसाइट बता रहा हूँ, क्योंकि अपनी वेबसाइट है यार, अपनी को भी नहीं बताएंगे किसको बताएंगे फिर। अब मेरे को पता है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो क्लास 10 के अगर आपको पेपर वगैरह भी चाहिए ना, इस वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें, देखो ऊपर आता हूँ, रुको मैं थोड़ा सा। इस वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें, कभी प्रचार मतलब ऐसे दिखाई नहीं मैंने तुमको साइट, मतलब ऐसे डायरेक्ट वीडियो बना देता हूँ, अच्छी बात, अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, बट अभी दिखा दे रहा हूँ तुमको। देखो इस पे तुमको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन है ये, जो है ना 3 डॉट्स ही मिलेंगे तुमको फ़ोन में खोलोगे तो, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्लास 10 के, 9 के, 11 12 जो भी क्लासेज हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे बहुत सारे, पेपर डिज़ाइन भी अपलोड कर रखे हैं, सैम्पल पेपर भी हरियाणा बोर्ड। ये पूरी साइट जो है ना हरियाणा बोर्ड के लिए बना रखा है मैंने, ताकि आपको कोई तकलीफें ना हो, आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत ना हो, सैम्पल पेपर नहीं मिल रहा, सिलेबस वगैरह भी अपलोड कर रखा है इस वेबसाइट पे, सारी चीज़ें मिलेंगी तुमको। तो विजिट आउट कर लिया करो इस पर। आपके मतलब वीडियो बाद में बनाता हूँ मैं, पहले यहाँ पे अपलोड करता हूँ, सारा लिख देता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ मैं। तो अगर आपको पहले अपडेट चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कर लिया करो। चलो आई होप समझोगे ये चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।